हाय एवरीवन, वेलकम टू सुपर एकेडमी। ये इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। इसमें पूरा चैप्टर इस लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट हमारा रह गया था आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार से मतलब है कि ऊपर जो मैंने आपको अधिकार पढ़ाए थे, ठीक, मैं 6 प्रकार के अधिकार जो मैंने आप पढ़ाए आपको, उनमें से किसी का भी उल्लंघन होता है तो पीड़ित व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है। तो संविधान ने मौलिक अधिकारों का गारंटी करता किसे बनाया है? सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को, सर्वोच्च न्यायालय को बनाया है। तो गारंटी करता जो बनाया है वो किस अधिकार के तहत मिला हुआ है? आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका मतलब है अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, हनन होता है, तो वो कहाँ जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है। आर्टिकल 32 इसके तहत जो सुप्रीम कोर्ट है 5 प्रकार की रिट या अध्यादेश, रिट या आदेश, रिट बोलते हैं इसको, रिट, 5 तरह की रिट्स जारी कर सकता है। रिट या अध्यादेश, आदेश। रिट को क्या बोलते हैं? आदेश। इसको इंग्लिश में भी ऐसे लिखते हैं, रिट क्या बोलते हैं? आदेश। 5 तरह का आदेश जारी किया जा सकता है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस, परमादेश, मेंडेमस, प्रतिषेध, प्रोहिबिशन और उत्प्रेषण, इसे सर्शी ओरेरी कहते हैं। अधिकार प्रेच्छा यानी क्वो वारंटो। अब इसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो किसके तहत है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32, जिसे बाबा साहब क्या कहते हैं? संविधान का हृदय और आत्मा। इस आर्टिकल को क्या कहा गया है? संविधान का हृदय और आत्मा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का मतलब यही है कि अगर किसी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो वो कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, ठीक। अधिकार प्रदान करता है। डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहा। ये इसलिए रखा है मैंने क्योंकि स्टेटमेंट पूछ लेता है कि किसने संविधान की आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है, तो बाबा साहब ने। और किस आर्टिकल को कहा है? अनुच्छेद 32 को। मूल अधिकार के क्रियान्वयन के बारे में उच्चतम न्यायालय का न्यायिक क्षेत्र मूल है पर अनन्य नहीं है। पहले देखो इंपॉर्टेंट नोट ये समझो, मौलिक अधिकारों के क्रियान्वयन के बारे में उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का न्यायिक क्षेत्र मूल है पर अनन्य नहीं है। अनन्य का मतलब यह है कि खाली इसी को अधिकार नहीं है, अनन्य नहीं है। मतलब क्षेत्र मूल तो है। मूल का मतलब यह है प्राथमिक क्षेत्र है कि मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट के अलावा हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को दोनों को रिट जारी करने की पावर है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का जो ये न्यायिक क्षेत्र है ये मूल तो है लेकिन अनन्य नहीं है, ठीक। केवल इसी को प्राप्त नहीं है, हाई कोर्ट को भी प्राप्त है। 226 के तहत उच्च न्यायालय को भी रिट जारी करने का अधिकार है। ये क्वेश्चन पीछे पूछा गया है और इसमें ये भी पूछा गया था कि क्या आर्टिकल 32 के तहत प्राप्त सुप्रीम कोर्ट को जो अधिकार प्राप्त है तो 226 के तहत जो हाई कोर्ट को अधिकार प्राप्त है इसमें से किसका क्षेत्र ज़्यादा विस्तृत है? सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का? तो ध्यान रखना है हाई कोर्ट का क्षेत्र ज़्यादा विस्तृत है। हाई कोर्ट का क्षेत्र इसलिए ज़्यादा विस्तृत है क्योंकि 32 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट ये 5 रिट मैंने अभी आपको बताई, ये रिट जारी करेगा तो सिर्फ मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में करेगा, जबकि हाई कोर्ट अन्य उद्देश्य से भी कर सकता है। अन्य उद्देश्य का मतलब है अगर कोई लीगल राइट का हनन होता है तो ये लीगल राइट के लिए भी ये 5 रिट जारी कर सकता है। तो ध्यान रखना कि किसका क्षेत्र ज़्यादा विस्तृत है, सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का? तो हाई कोर्ट का। 226 के तहत हाई कोर्ट का अधिकार क्षेत्र, न्यायिक क्षेत्र ज़्यादा विस्तृत है क्योंकि वो सामान्य मामलों या कानूनी मामलों में भी रिट जारी कर सकता है। तो पहला क्वेश्चन तो मैंने आपको यही बता दिया, एग्जाम में पूछा गया ये। अनुच्छेद 32 और 226 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को 5 रिट जारी करने का अधिकार है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रेच्छा। इसको अब डिटेल में पढ़ेंगे ये क्या क्या होती हैं और इन सब की इंग्लिश ज़रूर ध्यान से नोट कर लेना। इंग्लिश ज़रूर ध्यान से नोट कर लेना क्योंकि कई बार एग्ज़ाम में ऐसी देवनागरी में बंदी प्रत्यक्षीकरण ना लिख के हेबियस कॉर्पस लिख देगा देवनागरी में, तो कंफ्यूज हो जाता है। इसलिए इंग्लिश ज़रूर ध्यान रखनी है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है व्यक्ति को
प्रस्तुत किया जाए, व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाए, इसको इंग्लिश में बोलते हैं यू मे हैव द बॉडी। बंदी प्रत्यक्षीकरण व्यक्ति को प्रस्तुत करना, व्यक्ति को प्रस्तुत करना है, उस व्यक्ति के संबंध में न्यायालय द्वारा आदेश जारी किया जा सकता है जैसे दूसरे ने हिरासत में लिया हो, यानी किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है तो उसके हिरासत में जो व्यक्ति है उस तो सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है उसके लिए, उस न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया। जैसे मैंने आपको आर्टिकल 22 पढ़ाया था, उसमें बताया था कि 24 घंटे के बाद किसी भी जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया मजिस्ट्रेट के सामने लिया जाएगा, तो ये उसी से रिलेटेड है कि जो सुप्रीम कोर्ट है यह आदेश जारी कर सकता है जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है या हिरासत में लिया गया है उसको किसके सामने प्रस्तुत करना, कोर्ट के सामने। अगर उसकी जो गिरफ्तारी अवैध है तो उसको छोड़ दिया जाएगा, स्वतंत्र कर दिया जाएगा। ये सार्वजनिक और निजी दोनों के खिलाफ, निजी व्यक्ति दोनों के खिलाफ जारी किया जा सकता है, दोनों के खिलाफ जारी किया जा सकता है। ध्यान रखना है, सार्वजनिक और निजी दोनों संस्था या व्यक्ति दोनों के खिलाफ जारी किया जा सकता है। और ये बंदी प्रत्यक्षीकरण जो मैंने अभी आपको बताया था आर्टिकल 22 में, जैसे किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है 24 घंटे के भीतर उसे मजिस्ट्रेट के सामने ले जाना है, उसका अधिकार है। इसी तरह ये बंदी प्रत्यक्षीकरण उसी से रिलेटेड है कि जिसको गिरफ्तार किया है उसे मजिस्ट्रेट के सामने या कोर्ट के सामने ले जाना। ठीक, हेबियस कॉर्पस, इसको इंग्लिश में ध्यान रखना है। दूसरा है परमादेश, हम आदेश देते हैं, या वी कमांड, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वी कमांड, हम आदेश देते हैं। इसके तहत न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति, लोक प्राधिकारी, अधीनस्थ न्यायालय या सरकारी या निगम को उनके विधिक, संवैधानिक या लोक कर्तव्य को करने या अवैध रूप से ना करने का आदेश दिया जाता है। अब इसको ध्यान से समझो, परमादेश का मतलब क्या है, कब जारी की जाती है रिट, इसको मैंडेमस बोलते हैं। जब कोई सरकारी कर्मचारी व्यक्ति अपने जिस पद पर वह है और उसका निर्वाहन ना करे, अपने कर्तव्यों का निर्वाहन ना करे, तो न्यायालय रिट जारी करके उसके कर्तव्यों को निर्वाह के लिए कह सकता है। तो किसके खिलाफ जारी की जाती है? जब कोई सरकारी कर्मचारी या लोक व्यवस्था से रिलेटेड कोई व्यक्ति है वो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है, तो परमादेश के तहत उसको आदेश दिया जाता है कि अपने कर्तव्यों का पालन करो। इंग्लिश में इसको मैंडेमस बोलते हैं और इसका अर्थ है वी कमांड। ठीक है, जब कोई व्यक्ति अपने कर्तव्यों का निर्वाहन ना करे। अब ये निजी व्यक्तियों के खिलाफ जारी नहीं किया जाएगा। निजी व्यक्ति, राष्ट्रपति, राज्यपाल, इनके खिलाफ नहीं दायर किया जाएगा। ये सिर्फ ऐसे व्यक्ति जो लोक प्राधिकारी हैं, अधीनस्थ न्यायालय और सरकार के निगम को उनके विधिक, संवैधानिक या लोक कर्तव्यों को करने या अवैध रूप से, अगर कोई अपना कार्य अवैध रूप से कर रहा है तो वो ऐसा ना करे, या अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं कर रहा है तो ये जारी किया जाता है। निजी व्यक्ति, राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ ये जारी नहीं किया जा सकता। जिनके खिलाफ जारी नहीं किया जा सकता उन्हें ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, प्रतिषेध, जिसका अर्थ होता है मना करना, टू फॉरबिड, मना करना। इनको इंग्लिश में ध्यान रखना है, टू फॉरबिड। यह रिट वरिष्ठ न्यायालयों द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों तथा अर्ध न्यायिक अधिकरणों के विरुद्ध जारी किया जाता है। ठीक, किसी वरिष्ठ न्यायालय जैसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, इन दोनों द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालय, जो इनसे नीचे न्यायालय हैं जैसे कि जिला कोर्ट या और अधीनस्थ न्यायालय जो हैं, और ट्रिब्यूनल्स, अर्ध न्यायिक अधिकरण का मतलब होता है ट्रिब्यूनल्स, उनके खिलाफ जारी किया जाता है। कब जारी किया जाता है? जब कोई अधीनस्थ न्यायालय अपने न्यायिक क्षेत्र का अतिक्रमण करता है या दूसरे के न्यायिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करे, यानी कि उसको जिस क्षेत्र में न्यायिक अधिकार प्राप्त नहीं है वो अपने न्यायिक क्षेत्र से ज़्यादा बढ़ के अपने अधिकारों का प्रयोग करे, तो दूसरे जो कोर्ट हैं, वरिष्ठतम कोर्ट हैं, उनको बताएंगे कि नहीं, आपका ये अधिकार नहीं है, आप अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जा रहे हैं। तो क्या मना करना, उनको मना करना कि आप अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जा रहे हैं, इससे ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। कब जारी किया जाता है? जब जो अधीनस्थ न्यायालय हैं अपने न्यायिक क्षेत्र से बाहर जाते हैं या इनके वरिष्ठतम न्यायालय हैं उनके क्षेत्र का अतिक्रमण करते हैं, तो न्यायिक कार्यों को करना जो उनके अधिकार में नहीं आते।
ऐसे न्यायिक कार्यों को करना जो अधीनस्थ न्यायालयों के कार्य क्षेत्र में नहीं आते, उनको उस कार्य करने से रोकना। रोकने के लिए क्या जारी किया जाता है? प्रतिषेध, ठीक, मना करना, टू फॉरबिड। समझ में आया? ठीक, अधीनस्थ न्यायालयों को जारी किया जाता है। और इस बात का ध्यान रखना है, ये केवल अधीनस्थ न्यायालयों को ही जारी किया जाएगा। विधिक, प्रशासनिक और किसी या निजी व्यक्ति अन्य किसी के लिए जारी नहीं किया जाएगा। ये अकेला ऐसा है जो केवल किसके लिए जारी किया जाएगा? सिर्फ न्यायालयों को। जो वरिष्ठतम न्यायालय है अपने निचले न्यायालयों को ही जारी करेंगे कि तुम अपने न्यायिक क्षेत्र से बाहर जा रहे हो, बाहर नहीं जाना है, मना करते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट है उत्प्रेषण। इसका शाब्दिक अर्थ होता है पूर्णतया सूचित करना, टू बी सर्टिफाइड, पूर्णतया सूचित करना। उत्प्रेषण इसका शाब्दिक अर्थ होता है पूर्णतया सूचित करना या टू बी सर्टिफाइड। ये है भी अधीनस्थ न्यायालयों और न्यायिक या अर्ध न्यायिक कार्य करने वाले निकायों के विरुद्ध जारी की जाती है। इससे पहले प्रेषण भी जारी की जाती थी, ये भी इनको ही जारी की जाती है। इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को अपने समक्ष प्रस्तुत मामलों को वरिष्ठतम न्यायालयों को भेजने के निर्देश दिया जाता है। अब देखो, उत्प्रेषण और उसमें प्रतिषेध में फ़र्क समझो। उसमें वो मना करते हैं कि न्यायिक क्षेत्र से बाहर नहीं जाना है। इसमें जो उनके पास मामला है, अधीनस्थ न्यायालयों के पास जो मामला है, उसको जब वरिष्ठतम न्यायालय में मंगाया जाएगा तो किस रीट का इस्तेमाल किया जाएगा? उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का मतलब है पूर्णतः सूचित करो, यानी अधीनस्थ न्यायालय के पास जो मामला है उससे सूचित करना है किसको? वरिष्ठतम न्यायालयों को। समझ में आया? यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट निचले न्यायालयों को रिट जारी करके कहेंगे कि हमें इस मामले से सूचित करो, तो किसके तहत कहेंगे? उत्प्रेषण। इसका मतलब होता है पूर्णतः सूचित करना, टू बी सर्टिफाइड। यह है रिट अधीनस्थ न्यायालयों, न्यायिक न्याय बताया मैंने, अधीनस्थ न्यायालयों को अपने समक्ष प्रस्तुत मामलों को वरिष्ठतम न्यायालयों को भेजने का निर्देश दिया जाता है कि ये जो मामला है ये वरिष्ठतम न्यायालय में भेज दिया जाए। अच्छा, एक बात का ध्यान यहाँ रखना है, ये भी सेम किसको जारी की जाती है? अधीनस्थ न्यायालयों को, न्यायालय को। लेकिन इसमें ये प्रशासनिक प्राधिकरणों को भी जारी की जा सकती है, प्रशासनिक प्राधिकरण। अब इसका रीज़न क्या है कि ये वो वाली सिर्फ न्यायालयों, अधीनस्थ न्यायालयों को जारी की जाएगी, ये अधीनस्थ न्यायालय और प्रशासनिक प्राधिकरण को जारी की जाएगी। इसका कारण यह है कि प्रशासनिक प्राधिकरण द्वारा अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है और उससे संबंधित मामला प्रशासनिक प्राधिकरण के पास है, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसे मंगा सकता है। तो ध्यान रखना है, कौन सी रिट न्यायालयों के साथ साथ प्रशासनिक प्राधिकरण को भी जारी की जा सकती है? तो उत्प्रेषण। ठीक, इसके बाद आता है अधिकार प्रेच्छा। इसका शाब्दिक अर्थ है आपका प्राधिकार क्या है? व्हाट इज योर अथॉरिटी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्यू वारंटो। आपका प्राधिकार क्या है? व्हाट इज योर अथॉरिटी। ठीक, इसको अगर हम इसके शब्द से ही समझें, अगर कोई सार्वजनिक पद पर या लोक पद पर कोई व्यक्ति बैठा है तो उसकी वैधता की जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किया जाता है क्या? अधिकार प्रेच्छा, कि वो किस अधिकार से उस पद को धारण किए हुए है, उसकी वैधता की जांच करने के लिए जारी किया जाता है अधिकार प्रेच्छा, कि किस अधिकार से वो उस पद को धारण किए हुए है। ठीक, आपका प्राधिकार क्या है? यह रिट ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध जारी की जाती है जो किसी लोकवाद को अवैध रूप से धारण किए हुए, इसे मंत्रित्व कार्यालय, निजी कार्यालय के खिलाफ जारी नहीं किया जा सकता। इसको भी ध्यान रखना है, किसी मंत्री के कार्यालय और निजी कार्यालय के खिलाफ जारी नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसका यहाँ पे लोकपद यानी सार्वजनिक पद, सरकारी पद पर कोई व्यक्ति है, उसके खिलाफ कि उसकी वैधता किस अधिकार से वो उस पद पर है, उसकी वैधता की जांच किसके द्वारा की जाती है? अधिकार प्रेच्छा। समझ में आया? फिर अन्य 4 रिट, ये इंपॉर्टेंट है, अन्य 4 रिट से हटकर इसे किसी इच्छुक व्यक्ति द्वारा जारी किया जा सकता है, ना कि पीड़ित व्यक्ति। इच्छुक व्यक्ति का मतलब यह है, अगर पीड़ित व्यक्ति का मतलब क्या होता है? जिसके अधिकारों का हनन हुआ है।
ठीक। लेकिन इच्छुक व्यक्ति यह है कि अगर किसी के अधिकारों का हनन हुआ है, वो नहीं दायर कर पाया, तो दूसरा व्यक्ति दायर कर सकता है। तो अधिकार परीक्षा केवल अकेली ऐसी रिट है जो इच्छुक व्यक्ति द्वारा दायर की जाती है, अन्य जो है वो पीड़ित व्यक्ति द्वारा दायर की जाती है। तो इसे दोनों द्वारा दायर किया जा सकता है, बाकी जो है वो पीड़ित जिसके अधिकारों का हनन हुआ है वो ही जा सकता है। समझ आई इतनी बात? तो आर्टिकल 32 तक, 12 से 32 तक हमारे कंप्लीट हो गए। इसके बाद थोड़े से इसमें सशस्त्र बल एवं मूल अधिकार, सशस्त्र बल एवं मूल अधिकार, जब आपको मैंने लेसन शुरू करा था तो उसमें बताया था मूल अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध लगाया गया है, ठीक है, विशेषताओं में मैंने बताया था। तो अधिकार किसको प्राप्त नहीं है? अनुच्छेद 33 संसद को यह अधिकार देता है, पहले तो ध्यान रखना संसद को अधिकार है, संसद को यह अधिकार देता है कि वह सशस्त्र बलों, सैनिक बलों, पुलिस, अर्धसैनिक बलों, खुफिया एजेंसियों और अन्य के मूल अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध लगा सकती है, क्योंकि सार्वजनिक लोकहित में है। क्योंकि जो ये जितने भी ये सैनिक बल हैं, पुलिस बल हैं, इनके ऊपर सार्वजनिक व्यवस्था की जिम्मेदारी होती है। कुछ ऐसी सीक्रेट चीज़ें होती हैं जिनको ये जो है सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, तो इसीलिए इनके ऊपर, इनकी अभिव्यक्ति पर, आवागमन की सुविधा पर प्रतिबंध लगाया जाता है। तो इनके लिए ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते कि इनके अधिकारों का हनन हुआ है। इसकी व्यवस्था किसमें की गई है? अनुच्छेद 33 में। अनुच्छेद 33 संसद को यह अधिकार देता है कि सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों और खुफिया एजेंसियों के अन्य के मूल अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध लगा सकते हैं, और इस व्यवस्था का उद्देश्य उनके समुचित कार्य करने और उनके बीच अनुशासन बनाए रखना है। अब कोई व्यक्ति सीक्रेट या कोई गुप्त जानकारी अगर मीडिया के सामने लाए तो इससे सार्वजनिक व्यवस्था भंग हो सकती है, इसीलिए उनके अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। आर्टिकल 33 के अंतर्गत विधि निर्माण का अधिकार सिर्फ संसद को है, ना कि राज्य विधानमंडल को। इसका भी ध्यान रखना है। मैंने अभी यहाँ पे आपको सर्कल कराया कि संसद को है, राज्य विधानमंडलों को नहीं है। राज्य विधानमंडल किसी भी सशस्त्र बल या किसी भी अर्धसैनिक बल पर प्रतिबंध नहीं लगा सकती। कौन लगा सकती? क्योंकि मौलिक अधिकारों में परिवर्तन का अधिकार ही संसद को दिया गया है, ठीक। विशेष बहुमत के तहत बंद कर सकते हैं हम। तो किसको नहीं है? राज्य विधानमंडलों को नहीं है, तो ये ध्यान रखना है। इसी तरह संसद द्वारा बनाए गए कानून को किसी भी न्यायालय में मूल अधिकारों के उल्लंघन पर चुनौती नहीं दी जा सकती, क्योंकि ये लोक हित में है। लेकिन एग्ज़ाम में पूछा क्या गया था? ये नहीं पूछा गया था, एग्ज़ाम में पूछा गया कि जो इनके कर्मचारी होते हैं, जैसे कि अब ये पूरा डिपार्टमेंट है, जैसे IB है, इंटरनेशनल इंटेलिजेंस ब्यूरो, IB है, पूरा डिपार्टमेंट है। अब इस डिपार्टमेंट में बहुत सारे ऐसे वो भी होंगे, जैसे कि कुक है, ठीक, वॉचमैन है, और जो जैसे कि मैकेनिक है, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो वहाँ पर काम करते होंगे। ऑफिसर्स नहीं हैं, बहुत सारे टेक्निकल डिपार्टमेंट में ऐसे लोग हैं। जो जितने भी कर्मचारी हैं, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कुक या बावर्ची, है ना, या वॉचमैन है, यानी कि पहरेदार जो वहाँ की देख रेख कर रहा है, ठीक, बावर्ची वो है दर्जी जो उनकी ड्रेस वगैरह। तो इन सब के अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जाता है, यानी इससे रिलेटेड इनके कर्मचारी, ये जो अधिकारी हैं, इनके ऊपर तो प्रतिबंध लगेगा, लेकिन इनसे, इनके कार्यालय में जो कर्मचारी हैं उनके अधिकारों पर भी प्रतिबंध लगेगा। ये एग्जाम में पूछा गया था कि अर्धसैनिक बलों के तहत, अर्धसैनिक बलों पर तो प्रतिबंध लगा हुआ है, लेकिन इसमें जो कर्मचारी काम करते हैं उनके ऊपर भी प्रतिबंध लगेगा। तो उनके ऊपर भी प्रतिबंध लगेगा, क्योंकि वो भी उस जानकारी में शामिल है। पूरा नहीं पता, लेकिन कुछ हिंट तो पता है उन्हें, तो इसीलिए उनको भी इसमें शामिल किया गया है कि इन अधिकारों से रिलेटेड, अधिकारियों से रिलेटेड, डिपार्टमेंट से रिलेटेड जितने भी कर्मचारी हैं, वो भी, उन सब पर भी प्रतिबंध लगेगा, उनकी स्वतंत्रता पर भी प्रतिबंध लगेगा। अब इनको जैसे क्या क्या अधिकार प्राप्त नहीं है, जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कोई इन्फॉर्मेशन लीक नहीं कर सकते बाहर, ठीक है। संगठन बनाने का अधिकार, ही संगठन नहीं बना सकते। श्रमिक संघ और राजनीतिक संगठनों के सदस्य बनने का अधिकार, किसी राजनीतिक संगठन के सदस्य नहीं बन सकते। प्रेस से मुखातिब होने का अधिकार, प्रेस से मुखातिब होने का अधिकार, सार्वजनिक बैठकों का प्रदर्शन करने का अधिकार, क्यों? क्योंकि सार्वजनिक व्यवस्था के हित में नहीं है, ठीक। नेक्स्ट, अनुच्छेद 34 मार्शल लॉ की व्यवस्था करता है, मार्शल लॉ और मूल अधिकार। अनुच्छेद 34 कहता है जहां मार्शल लॉ लागू होगा वहां मूल अधिकार लागू नहीं होंगे। जहां मार्शल लॉ लागू होगा वहां मूल अधिकार प्रतिबंधित होंगे। मूल अधिकार प्रतिबंधित,
पहले मार्शल लॉ का मतलब समझिए। मार्शल लॉ जहाँ सैन्य कानून, मतलब वहाँ सामान्य कानून हट जाएंगे, सेना अपने हिसाब से कानूनों का संचालन करेगी। सैन्य कानून, मार्शल लॉ को हिंदी में सैन्य कानून भी कहते हैं, ठीक। मार्शल लॉ का मतलब है सैन्य कानून, जहाँ सेना सामान्य कानूनों को हटाकर अपने कानून चला, जैसे अफस्पा हम देखते हैं, जहाँ अफस्पा लागू है वहाँ मार्शल लॉ लागू है, तो वहाँ मूल अधिकार प्रतिबंधित हो जाते हैं, ठीक। और दूसरा एक बात ध्यान रखना है, संविधान में मार्शल लॉ की व्यवस्था नहीं की गई। संविधान में मार्शल लॉ की व्यवस्था नहीं की गई। और मार्शल लॉ लागू कहाँ होता है? जहाँ अव्यवस्था होती है, जहाँ अव्यवस्था है, जहाँ आतंकवादी गतिविधियाँ होने की संभावना है, ठीक, या फिर कोई दंगे भड़क गए, तो वहाँ पे मार्शल लॉ लागू हो जाता है, ठीक। अनुच्छेद 34 मूल अधिकारों पर तब प्रतिबंध लगाता है जब भारत में कहीं भी मार्शल लॉ यानी सैन्य कानून, मैंने आपको बताया, जहाँ सामान्य कानून रद्द हो जाते हैं और सेना अपने कानूनों के हिसाब से संचालन करती है, तो मार्शल लॉ संसद को इस बात की शक्ति देता है। देखो यहाँ पर भी संसद है, संसद को इस बात की शक्ति देता है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी या अन्य व्यक्ति को उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य व्यवस्था को बरकरार रखे या पुनर्निर्मित करे। संसद किसी भी मार्शल लॉ वाले क्षेत्र पर जारी दंड या अन्य आदेश की वैधता को प्रदान, सिंपल समझो, जहां मार्शल लॉ लागू है वहां मूल अधिकार प्रतिबंधित हो जाएंगे। मार्शल लॉ का मतलब है सैन्य कानून। और ये भी ध्यान रखना है, मार्शल लॉ राष्ट्रीय आपातकाल से अलग है। राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रपति को शक्ति है, वो उससे अलग है। मार्शल लॉ को असाधारण परिस्थितियों में ही लागू किया जा सकता है। जैसे मैंने अफस्पा बताया आपको, ठीक, असाधारण परिस्थितियां जैसे युद्ध, अशांति, दंगे, कानून का उल्लंघन आदि में लागू किया जाता है। इसके द्वारा सैन्य प्रशासन के पास असाधारण, सैन्य प्रशासन यानी सेना के पास असाधारण शक्तियां आ जाती हैं। वह अधिकारों पर प्रतिबंध, यहाँ तक कि किसी भी मामले में नागरिकों को मृत्युदंड भी लागू कर सकती हैं। असाधारण परिस्थितियों में लागू किया जाता है, और जब मार्शल लॉ लागू होगा तो मौलिक अधिकार प्रतिबंधित हो जाएंगे, क्योंकि उसमें सेना के हाथ में प्रशासन आ जाता है। तो ये किस में कहा गया है? आर्टिकल 34 में। अब कुछ मूल अधिकारों का प्रभाव, अनुच्छेद 35 केवल संसद को कुछ मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 35 में कहा गया है कि संसद मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बना सकती है। संसद मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बना सकती है। कुछ विशेष मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बना सकती है। इसकी शक्ति किसको मिली हुई है? संसद को। यह अधिकार राज्य विधानमंडलों को प्राप्त नहीं है। इसके एग्जाम्पल देखो, जैसे कि रोजगार के लिए शर्तों को, रोजगार के लिए अगर हम नियोजन की शर्तें यानी निवास की शर्तें लागू करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास। तो लोक नियोजन में अफसर की समानता, ठीक, उसमें आर्टिकल 16 में मैंने आपको अपवाद बताया था। क्या बताया था? कि रोजगार की शर्तों के लिए भेदभाव नहीं होगा किसी के साथ भी, लेकिन रोजगार के लिए निवास की शर्तें आरोपित करने की शक्ति किसको है? संसद को। ये मूल अधिकारों का प्रभावी बना रही है, ठीक। दूसरा एग्जाम्पल ये समझो, दूसरा इसका एग्जाम्पल, जैसे कि जो रिट जारी करने की शक्ति है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास है, लेकिन संसद को ये पावर है कि ये इसे रिड्यूस कर सकती है। यानी रिड्यूस का मतलब यह है कि इसे और डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, अनदर जितने भी न्यायालय हैं और न्यायालयों को दे सकती है, यानी अधीनस्थ न्यायालयों को दे सकती है। समझ में आया? एक तो ये इसका एग्जाम्पल कि लोक नियोजन के विषय में अफसर की समानता को प्रभावी करने के लिए रोजगार की शर्तें, निवास की शर्त लागू कर सकती है। और जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति है और न्यायालयों में भी विस्तृत कर सकती है। और इसका एग्जाम्पल एक और, समझ में आया? तो ये किसको अधिकार है? संसद को। संसद को ये अधिकार है। तो ये क्या है? मूल अधिकारों को लागू करने के लिए, मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास। तो समझ में आया? एग्जाम्पल देके समझाया, ठीक। इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंप्लीट करा दूंगी। ये आपका टॉपिक यहाँ तक ही है, ये कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच। नोट्स बना लेना और इसका इंग्लिश जो 5 डिट बताई हैं, इसकी इंग्लिश और हिंदी ज़रूर देख लेना, पिछले एग्जाम में पूछी गई है। थैंक यू सो मच।